कल ही मुझे एक किसान ने, कैसे हो चाचा? अरे खेत जल्दी जाने से क्या हो जाएगा? मेरा मानना ये है कि आप उन हीरो को, तुम दोनों भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि प्रसाद नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरि प्रसाद के पास एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। हरि प्रसाद सादगी भरा जीवन जीता था और जो कुछ भी उसके पास था वह उसी में वह संतुष्ट रहता था। उसके दो बेटे रमेश और सुरेश शहर में नौकरी करते थे। उसकी पत्नी गीता हमेशा हरि प्रसाद से नाराज रहती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ा कर लेती थी। एक दिन हरि प्रसाद सुबह जल्दी उठकर खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसने गीता से पूछा, गीता, खाना बनाने में और कितना समय लगेगा? देखो, सभी किसान भाई तो खेतों पर पहुंच चुके होंगे और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। तभी गीता गुस्सा हो गई और कहने लगी, अरे खेत जल्दी जाने से क्या हो जाएगा? मैं यहाँ इस चूल्हे चौके में अकेली पिस रही हूँ। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। खाना बनने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। ये सुनकर हरि प्रसाद बोला, तुम्हारा हमेशा यही रोना रहता है। मैं बैलों को तैयार करता हूँ, तुम खाना बांधो, मैं खेत पर जाकर खाना खा लूंगा। हरि प्रसाद बैलों को ले आया। तब तक गीता ने खाना बांध दिया था। तभी गीता हरि प्रसाद से बोलती है, ये लो आप अपना खाना। मैंने खाने को कपड़े में बांध दिया है। जब आप काम पर लग जाते हो तो खाना खाना भूल जाते हो। आज मत भूल जाना, खाना समय पर खा लेना। तभी हरि प्रसाद बोलता है, जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम अच्छी तरह बात करती हो, कभी कभी तुम बिना बात के ही गुस्सा करने लग जाती हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ज्यादा अजीब है। इतना कहकर वो बैलों को लेकर खेत की तरफ चला गया और काम करने में लग गया। कुछ देर काम करने के बाद हरि प्रसाद का बूढ़ा बैल राजू थक कर गिर पड़ा। तभी हरि प्रसाद ने उसे उठाते हुए कहा, तुम दोनों भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हो। ये सब मेरी गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। कल ही मैं 2 नए बैल खरीदूंगा ताकि तुम आराम कर सको। थोड़ी देर और काम करने के बाद हरि प्रसाद और उसका बैल दोनों ही बहुत थक गए। वह खेत से घर वापस आ गए और हरि प्रसाद बैल को बांधकर वह घर के अंदर चला गया। गीता, बैल को कुछ घास खिला दो और पानी पिला दो और मेरा खाना भी लगा दो। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। तभी गीता बोलती है, मैं दिन भर काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं और उस बैल के लिए पानी और घास लेकर जाऊं। तुम खुद ही खाना खाओ और बैल को भी खिलाओ। इतना सुनकर हरि प्रसाद चुपचाप बैल के लिए घास और पानी ले गया और बैल घास और पानी पीने लगता है। तभी कुछ देर के बाद हरि प्रसाद भी खाना खा लेता है। तभी वह गीता से बोलता है, मुझे कल शहर जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैल कितने रुपए के आएंगे। तभी इतना सुनकर गीता बोलती है, अरे हमारे पास ये बैल है ना, फिर नए बैल को खरीदने की क्या जरूरत है? क्यों आप बिना वजह के पैसे बर्बाद कर रहे हो? तभी हरि प्रसाद गीता से बोलता है, हमारा बैल काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए अब ये खेती के काम के लायक नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नए बैल लेकर आऊं। तभी गीता बोलती है, अगर ये खेती के लायक नहीं है तो इसे खिलाने में पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे कसाई को बेच दो। हरि प्रसाद ये सुनकर गुस्सा हो गया और गीता से कहने लगा, गीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? ये बैल हमारे 7 सालों से है। इसने हमारे लिए कितना काम किया है और तुम कहती हो कि मैं इसे कसाई को दे दूं। तभी गीता बोलती है, हर कोई यही कहता है, क्या गलत कहा मैंने? अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। आप इसे घास खिलाने और पानी पीने में जो पैसा खर्च करोगे, इससे अच्छा कि तुम इसे कसाई को दे दो। इसके बदले वो तुम्हें कुछ पैसे भी दे देगा। तभी हरि प्रसाद बोलता है, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इस बैल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसने हमारे परिवार के लिए कितनी मेहनत की है और तुम इसे कहती हो कि कसाई को बेच दूं।
तुम्हें ये बोलते हुए बिल्कुल भी दया नहीं आई? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? ये बैल मेरे साथ रहेगा और इस मुद्दे पर अब कोई बहस नहीं होगी। कल मैं नए बैल लाने के लिए शहर जा रहा हूँ। तभी गीता चिड़चिड़ा होकर बोलती है, आप मेरी बात सुनते ही कब हो? ये बैल खरीदना एक फालतू का खर्च। मुझे क्या, तुम जो चाहे वो करो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें जो करना है वह करो। तभी इतना सुनकर हरि प्रसाद बोलता है, इसने इतना हमारा साथ दिया, ये मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। कल मुझे बैल लाने के लिए शहर भी जाना है। अगले दिन सुबह हरि प्रसाद नए बैल खरीदने के लिए शहर चला गया। वहाँ जाकर एक पशु व्यापारी बलराम से उसकी मुलाकात हुई। तभी बलराम ने हरि प्रसाद से पूछा, हरि प्रसाद जी, आज आपका कैसे आना हुआ? आपके बेटे तो शहर में अच्छी नौकरी करते हैं और वो अच्छे पैसे भी कमाते हैं। फिर आप इस उम्र में खेती क्यों करते हो? क्यों आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो? तभी यह सुनकर हरि प्रसाद बोलता है, बेटों के पैसे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। मेरी बाजुओं में अभी भी बहुत दम है। मैं खुद से मेहनत करके पैसे कमा सकता हूँ। मैं यहाँ 2 नए बैल खरीदने के लिए आया हूँ। आपके पास कोई जवान बैल होंगे? तभी यह सुनकर बलराम बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास होंगे। कल ही मुझे एक किसान ने अपना बैल बेचा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। तभी हरि प्रसाद बोलता है, अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ उस किसान के साथ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तभी बलराम हरि प्रसाद को बैल दिखाने लग गया। तभी बलराम बोलता है, देखो हरि प्रसाद जी, ये 2 बैल जवान है, जैसा आप खोज रहे हो। हरि प्रसाद बैल को देखकर बोला, मुझे ऐसे ही बैल की तलाश थी। इन 2 बैलों की कीमत कितनी है? तभी बलराम बोलता है, इन 2 बैलों की कीमत तो सिर्फ 15,000 रुपए है। तभी हरि प्रसाद बोलता है, इतना ज्यादा महंगा? कुछ कम नहीं करोगे क्या? तभी बलराम बोलने लग जाता है, मैंने इन्हें 12,000 रुपए में खरीदा है, यानी कि एक बैल की कीमत 6,000 रुपए है। मैं इन्हें 15 दिन से खिला पिला रहा हूँ। जवान बैल है तो खूब खाते पीते भी हैं। अब मेरा जो उसमें खर्चा हुआ है, मुझे भी तो इसी बैल के खर्चे में से निकालना पड़ेगा। तभी हरि प्रसाद बोलता है, वो तो मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन आपको सालों से जानता हूँ, तो मैं आपको 14,000 रुपए दे देता हूँ। लेकिन आप तो खेती करने के लिए बारिश पर निर्भर होते हो। अगर पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश नहीं हुई, तो आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप बैल के लिए इतना पैसा खर्च क्यों करते हो? आपके पास तो पहले से ही बैल है ना। तभी हरि प्रसाद बोलता है, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे आसपास के गांव के किसान भी इसी के कारण परेशान रहते हैं। हम सब ने मिलकर गांव में एक झील बनाने का विचार किया है, लेकिन झील को बनाने के लिए हम सबके पास पैसा नहीं है। अब तो कोई पैसे वाला आदमी ही इस गांव में झील बना सकता है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हरि प्रसाद नए बैलों को खरीद के घर पर लेकर आ गया। तभी वह गीता को आवाज लगाते हुए बोलता है, गीता सुनो, मैं 2 नए बैल लेकर आया हूँ। बताओ कैसे लग रहे हैं? तभी गीता बोलती है, ये तो बहुत जवान लगते हैं और ये काफी महंगे भी लगते हैं। कितने रुपए के लाए हो इन दोनों बैलों को? तभी हरि प्रसाद बोलता है, तुम कह तो सही ही रही हो, ये बैल तो बहुत जवान है, इसीलिए इनमें 14,000 रुपए लग गए, लेकिन इससे मुझे खेती करने में बहुत मदद मिलेगी। तभी गीता बोलती है, आप जिनके पास से लाए हो अपने पुराने बैल का कीमत उनसे पूछा था? ये सुनते ही हरि प्रसाद गुस्से में आ गया। तभी वह गीता से बोलता है, ये बैल हमेशा मेरे साथ ही रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ, और आज के बाद तुम इसके बारे में बात नहीं करोगी। तभी गीता अपने पति से बोलती है, मैं इसके बारे में बात क्या कर लूं? आप तो बिल्कुल गुस्से में ही हो जाते हो।
अगले दिन हरिप्रसाद नए बैलों को खेतों में ले गया। रास्ते में उसे गांव का एक लड़का विकास मिला। तभी विकास बैलों को देखते हुए हरिप्रसाद से बोलता है। कैसे हो चाचा? ये तो नए बैल दिखाई देते हैं और आपने इसे घंटी भी पहना रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने रुपए के खरीदे हैं आपने? तभी हरिप्रसाद ने विकास से कहा, मैंने इसे कोई सजाया नहीं है। मैं व्यापारी से इसे ऐसे ही लेकर आया हूँ। घंटी लगी हुई। मैं इसे 14,000 रुपए में खरीद कर लाया हूँ। अब ये सालों साल मेरे साथ रहेंगे। तभी यह सुनकर विकास बोलता है। हाँ चाचा, आप सही कह रहे हो। ये बैल जवान भी दिखते हैं और लंबे समय तक आपके साथ भी रह सकते हैं। तभी हरिप्रसाद इतना सुनकर बैलों को खेतों की तरफ लेकर चला गया। हरिप्रसाद ने 4 दिन तक बैलों की मदद से खेत को तैयार कर लिया। पहली बार के बौछार के बाद बीज बोने की तैयारी भी कर ली। एक दिन हरिप्रसाद बैलों को नहलाने के लिए वह झील पर ले गया। जैसे ही उसने बैलों पर से घंटी हटाई तो उसमें से चमकता हुआ हीरा नीचे गिर पड़ा। हरिप्रसाद ये सब देखकर सोचने लगा और बोला, ये क्या है? घंटी में से चमकती हुई चीज तो नीचे गिरी है। क्या ये एक चमकने वाला पत्थर है? तभी हरिप्रसाद विकास को आवाज लगाते हुए बोलता है। अरे विकास, यहाँ पर तो ये कोई चमकती हुई चीज है। क्या हो सकता है ये? क्या ये पत्थर है? तभी विकास बोलता है। अरे चाचा, ये तो हीरे जैसा दिखाई पड़ता है। ये आपको कहाँ से मिला? तभी हरिप्रसाद बताने लग जाता है। जब मैंने बैलों को साफ करने के लिए घंटी हटाई तो ये उसमें से निकला। विकास, क्या ये सच में हीरा हो सकता है? हाँ चाचा, ये सच में हीरा ही हो सकता है। मुझे घंटी में देखने दो, क्या पता उसमें और हीरे निकले। यह कहकर जब विकास ने घंटी की जांच की तो उसमें से और हीरे निकले। यह देखकर विकास चौंक गया। तभी वह बोलता है। चाचा, ये देखो, घंटी में कितने सारे हीरे हैं। अब तो आप अमीर हो गए हो। अब तो आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तभी हरिप्रसाद बोलता है। विकास, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हीरे असली है या नकली मुझे नहीं पता। अगर ये असली हीरे होते तो इसे कोई घंटियों में क्यों रखता? मैं इस बैल को 2 दिन पहले ही लेकर आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये असली हीरे हो सकते हैं। तभी यह सुनकर विकास बोलता है। हाँ चाचा, आप सही कहते हो। हम इसे एक बार जोहरी के पास ले जाकर चेक करवा लेते हैं। वो बता देगा कि ये असली हीरा है या नकली हीरा। तभी हरिप्रसाद बोलता है। विकास, ये तो तुम सही कह रहे हो। हमें जोहरी के पास चलना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों हीरो को लेकर सुनार के पास पहुंच गए। तभी सुनार ने हीरो को देखकर बोला। ये कोई साधारण हीरा नहीं है। ये बहुत कीमती हीरे हैं। अगर इसे बेचा जाए तो इससे लाखों रुपए मिल सकते हैं। तभी हरिप्रसाद बोलता है। क्या बात करते हो? मुझे लगता है कि वो व्यापारी गलती से इन घंटियों के अंदर वो हीरा भूल गया और बैलों को हीरो के साथ बेच दिया। मैं अभी उसे वापस देकर आता हूँ। हरिप्रसाद बैलों के व्यापारी के पास जाने की सोचता है तो तभी विकास बोलता है। चाचा, आप पागल हो गए हो क्या? आप इन कीमती हीरो को वापस देने जा रहे हो? तभी हरिप्रसाद विकास से बोलता है। विकास, मैं ईमानदारी पर विश्वास करता हूँ। गलती से वो व्यापारी इन घंटियों के अंदर अपने हीरे भूल गया है। मैं इसका मालिक नहीं हूँ। इसका मालिक कोई और है। तो मैं इसे वापस करने के लिए जा रहा हूँ। हरिप्रसाद की बात सुनकर विकास बोला। मैं ये सब फालतू की चीजों पर विश्वास नहीं करता। अगर मुझे ये हीरे मिलते तो मैं तो इन्हें कभी वापस नहीं करता चाचा। वैसे भी अभी शाम हो चुकी है। अगर आप अभी उस व्यापारी के पास जाओगे तो जाते जाते रात हो जाएगी और रात को हीरे ले जाना भी सही नहीं है। तो आप सुबह को निकल जाना। हरिप्रसाद को विकास की बात सही लगी। हरिप्रसाद हीरो को लेकर घर पर चला जाता है।
तभी वह सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी से कहता है कि हम इन हीरो को वापस कर देंगे। आप पागल हो गए हो? इतने कीमती हीरे क्यों वापस करना चाहते हो? अगर हम इन्हें अपने पास रख लें तो आने वाले समय के अंदर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हमारी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी। जरा आप थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो। इतनी ईमानदारी दिखाना भी जरूरी नहीं है। हरि प्रसाद अपनी पत्नी की बात सुनकर बोलता है, हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और वो खुद से मेहनत करके कमा सकते हैं। मैं उन्हें ये देकर बेईमानी नहीं कर सकता और उन्हें गलत रास्ता भी नहीं दिखा सकता हूँ। किसी और का धन रख लेना सही नहीं है। व्यापारी उन्हें गलती से घंटी में भूल गया है। मैं उन हीरो को उन्हें वापस लौटा दूंगा। हम इन हीरो को अपने पास नहीं रख सकते। तभी गीता बोलती है, आप बिल्कुल पागल हो चुके हो। मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो। आपको जो करना है करो। हरि प्रसाद अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर देता है और अगले दिन व्यापारी को हीरे वापस करने के लिए चला जाता है। हरि प्रसाद सारी बातें व्यापारी को बता देता है। तभी हरि प्रसाद बलराम से बोलता है, मुझे लगता है आप ये हीरे गलती से उस घंटी में भूल गए थे और मुझे ये हीरे बैल को धोते हुए मिले हैं। आप इन हीरो को वापस ले सकते हैं। तभी बलराम व्यापारी से बोलता है, आपने जो कहा वो तो सही है। मैंने इन हीरो को भी बैल के साथ बेच दिया है, तो ये हीरे भी अब तुम्हारे हो चुके हैं। अब आप इन हीरो के मालिक हो। मैं इन्हें वापस नहीं ले सकता। तभी हरि प्रसाद बोलता है, अरे ये हीरे मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं इन हीरो को वापस करने के लिए आया हूँ। तभी बलराम बोलता है, चलिए ठीक है, इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। गांव के मुखिया के पास चलते हैं और उनसे ही उचित समाधान ढूंढने को कहते हैं। हरि प्रसाद इस बात से सहमत हो जाता है। वे दोनों मुखिया से मिलने के लिए चले जाते हैं और अपनी सारी परेशानी मुखिया जी को बताते हैं। तभी मुखिया जी बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी है आप लोग इन हीरो को अपने पास नहीं रख रहे हो। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को दूसरों की संपत्ति के मालिक होने के लिए अलग अलग तरीकों को आजमाता हूँ। लेकिन आप दोनों इतने ईमानदार हैं कि मुझसे समस्या का समाधान चाहते हो। मुझे आप दोनों पर बहुत ज्यादा गर्व है। तभी बलराम बोलता है, मुखिया जी, कृपया हरि प्रसाद जी को बता दें कि ये हीरे उन्हीं के हैं, क्योंकि मैंने उन हीरो को बैलों के साथ बेच दिया था, तो अब मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। तभी हरि प्रसाद बोलता है, मुखिया जी, मैंने केवल बैलों के लिए पैसे दिए थे, लेकिन घंटियों के लिए नहीं। इसीलिए वो हीरे मेरे नहीं हैं और इन पर इनका ही अधिकार होना चाहिए। तभी मुखिया जी बोलते हैं, चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं। हम इन हीरो को उस व्यापारी को दे देंगे जिससे तुमने ये बैल खरीदा था। तभी बलराम बोलता है, आपने जो कहा वो तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन वो व्यक्ति जिसने मुझे बैल बेचे थे, उसकी यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बैल बेचने वाले की मृत्यु हो गई है। तभी मुखिया जी सोच समझकर बोलते हैं, मेरा मानना ये है कि आप उन हीरो को दोनों आपस में बांट लो। यही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। तभी यह सुनकर हरि प्रसाद मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन मैं किसी और की मेहनत की कमाई के हीरे मैं अपने पास नहीं रख सकता। तभी बलराम बोलता है, मैं भी हरि प्रसाद जी की बातों से सहमत हूँ। मैं भी किसी और की मेहनत की कमाई के हीरे अपने पास नहीं रख सकता। तभी मुखिया जी बोलते हैं, ठीक है, मेरे पास इन हीरो का उपयोग करने की एक और योजना है, क्योंकि आप दोनों ही इन्हें नहीं रखना चाहते हैं। यदि आप दोनों सहमत हैं, तो मेरे पास एक योजना है। मेरी योजना ये है कि हम उन हीरो को बेचकर उनके पैसे से अपने गांव में एक झील खोद सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय किसान बारिश पर निर्भर होते हैं और बारिश काफी अनिश्चित होती है। अब अगर हमारे गांव में एक झील हो तो ये हमारे किसानों के लिए
तारणहार बन सकती है। अत्यधिक बारिश या बाढ़ की स्थिति में पानी जमा किया जा सकता है। यह सुनकर हरि प्रसाद बोलता है, मुखिया जी, आपका ये निर्णय सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जो आपने हमारे किसानों के बारे में सोचा, ये तो बहुत अच्छा विचार रहेगा। तभी बलराम बोलता है, मुखिया जी, मैं भी आपके इस फैसले से सहमत हूँ। फिर उन्होंने हीरो को बेचकर उन पैसों से गांव में एक तालाब बनवा दिया और गांव के सभी लोग हरि प्रसाद और बलराम की ईमानदारी की तारीफ करने लग गए। इस तरह से गांव के सभी किसानों के पानी की समस्या खत्म हो चुकी थी और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लग गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।